हेलो स्टूडेंट्स, एमबीएन साइंस स्कूल की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है किरण प्रकाश की में प्रिज्म से अपवर्तन। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रिज्म से अपवर्तन। सबसे पहले प्रिज्म से अपवर्तन को समझने के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। ABC ये एक प्रिज्म है और इसके ऊपर एक प्रकाश की श्वेत प्रकाश जो है उसकी जो किरण है, एक किरण यहाँ से PQ आपतित करते हैं। प्रकाश की किरण PQ आपतित की है। प्रिज्म से अपवर्तित होने के बाद में ये अपवर्तित किरण QR इधर चली जाती है और यहाँ से एक किरण RS निर्गत किरण इधर निकाल देते हैं। यहाँ पे एक अभिलंब आपतित किरण है और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I, ठीक है। और यहाँ अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु E लगा देंगे और यहाँ कोई बिंदु D लगा देंगे, यहाँ कोई बिंदु F लगा देंगे और आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से और RS जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे। यहाँ विचलन कोण डेल लगाएंगे और यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण ये R1 लगा देंगे और आप ये दोबारा से आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यहाँ इसको R2 लगा देंगे, ठीक है। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है उसको यहाँ पे E लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से किरण चित्र आरेख बनाएंगे प्रिज्म से अपवर्तन के लिए। इसमें क्या है, ABC एक कांच का प्रिज्म लेते हैं, PQ एक प्रकाश की आपतित किरण है जो अपवर्तित होने के बाद में QR दिशा में चली जाती है और जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती है तो दूसरे पृष्ठ से इसका दोबारा अपवर्तन होता है तो ये RS दिशा में किरण अपवर्तित होके निकल जाती है। यानी PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है। I आपतन कोण हो गया, R1 और R2 प्रिज्म के अंदर ये यहाँ पे अपवर्तन कोण रहेगा, ये दोबारा से आपतन कोण रहेगा और E यहाँ पे निर्गत कोण कहलाता है। EF बिंदु R पे अभिलंब है, इसी प्रकार से DE बिंदु Q पर अभिलंब है। आपतित किरण को और निर्गत किरण को, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ इस बिंदु पे आके मिलती हैं। यहाँ कोई बिंदु अपन G लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण डेल है, इसे विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म के लिए विचलन कोण ज्ञात करने का हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले चित्र अपन ने बना लिया, इसके बारे में अपन लिख देंगे। उसके बाद में अपन सबसे पहले त्रिभुज चतुर्भुज AQER लेंगे। चतुर्भुज AQER में कोण A और कोण AQE, कोण QER और कोण ARE, इन चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण A प्लस कोण AQE प्लस कोण QER और प्लस कोण ARE, चारों कोणों का योग चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। अब
इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। अब चूंकि DE अभिलंब है इसलिए कोण AQE ये 90 डिग्री का होगा और कोण ARE ये भी 90 डिग्री का होगा। चूंकि कोण AQE प्लस कोण ARE बराबर 90 और 90 180 डिग्री। इनमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण में से इस समीकरण को हम घटाएं तो इसको समीकरण नंबर 1 लगा दें और इसको समीकरण नंबर 2 लगा दें। तो देखो यहां से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा? कोण A बच जाएगा और कोण QER बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण AQE और कोण ARE इनका योग है 180। तो 360 में से 180 घटा लेंगे, 180 बच जाएगा। तो क्या बचेगा? कोण A प्लस कोण QER यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग आ जाएगा कोण A प्लस कोण QER बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 लगा देंगे। अब हम पुनः त्रिभुज QER लेते हैं। त्रिभुज QER में ये कोण यानी R1 प्लस R2 प्लस कोण QER तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। R1 प्लस R2 प्लस कोण QER बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 लगा देंगे। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से देखो इसमें कोण A प्लस QER बराबर 180 है, इसमें R1 प्लस R2 प्लस कोण QER बराबर 180 है। यानी 3 और 4 से क्या निकल कर आता है? कोण A बराबर होगा R1 प्लस R2 के। ठीक है, कोण A प्लस कोण QER बराबर 180 प्राप्त है इसमें, और इसमें है R1 प्लस R2 प्लस कोण QER बराबर 180 डिग्री। तो यहां से R1 प्लस R2 बराबर कोण A आ जाता है। इसको हम आगे ऐसे लिख देंगे, या R1 प्लस R2 बराबर A। ठीक है, यहां A क्या है? A प्रिज्म कोण कहलाता है, और इसको हम समीकरण नंबर 5 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन त्रिभुज GQR लेते हैं। त्रिभुज GQR में त्रिभुज GQR में ध्यान दें, यहां डेल है ना, वो बहिष कोण है, और किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है उसका मान अंदर वाले दो अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये विचलन कोण डेल कोण इस कोण के कोण GQR और कोण GRQ दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज GQR में बहिष कोण डेल है। ठीक है, तो कोण डेल बराबर होगा कोण GQR प्लस GRQ कोण GRQ।
ठीक है। अब आगे यहां से अपन इसको लिख देंगे, कोण डेल बराबर कोण GQR है, GQR, इस कोण का मान निकाल लेंगे। तो ये इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, कोण I में से R1 घटा लेंगे, यानी I माइनस R1, ठीक है। फिर प्लस प्लस, फिर GRQ का मान निकालेंगे तो निर्गत कोण E में से R2 घटा लेंगे, यानी E माइनस R2, ठीक है, E माइनस R2। अब यहां से इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल बराबर I प्लस E, ठीक है। और यहां से माइनस R1 माइनस R2 है, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में लिख देंगे R1 प्लस R2, ठीक है। अब समीकरण 5 से R1 प्लस R2 बराबर A है, तो R1 प्लस R2 की जगह A लिख देंगे, या डेल बराबर I प्लस E माइनस A, ठीक है। और इसको यहीं छोड़ देंगे समीकरण नंबर 6 लगा के, समीकरण नंबर 6 लगा के। अब हम देखें आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर देखें, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर देखें तो हम देखेंगे कि आपतन कोण के किसी मान के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है, ठीक है। इधर अपन ले लें विचलन कोण, आपतन कोण, इधर लेते हैं विचलन कोण, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है, यानी आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए, आपतन कोण के इस निश्चित मान के लिए विचलन कोण का एक न्यूनतम मान होता है, जहां हम डेल m लिख सकते हैं। डेल m का मतलब है विचलन कोण का न्यूनतम मान, ठीक है। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि विचलन कोण न्यूनतम होने के लिए आपतन कोण निश्चित होना चाहिए। अतः हमें ये इस बात का पता चलता है कि जब विचलन कोण न्यूनतम होगा तब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। जब विचलन कोण न्यूनतम होगा तब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, यानी I बराबर E हो जाएगा। और उस स्थिति में R1 बराबर R2, यानी ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, तब इनकी जगह हम R मान लेंगे, ठीक है। तो विचलन की न्यूनतम स्थिति में, विचलन कोण न्यूनतम होने पर डेल बराबर, यानी विचलन कोण डेल बराबर तो लिखेंगे डेल m, डेल बराबर तो क्या लिखेंगे डेल m, और I बराबर E, यानी आपतन कोण किसके बराबर होगा, निर्गत कोण के, ठीक है। और तथा I बराबर R1 बराबर R2 बराबर R मान लेंगे, ठीक है। यानी समीकरण 5 में हमने लिखा है R1 प्लस R2 बराबर A। अब चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी ना, जब विचलन कोण न्यूनतम होगा उस स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा, और साथ ही R1 बराबर R2, यानी ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तब R1 R2 की जगह अपन R लिख देंगे, ठीक है।
अब समीकरण 5 में आ जाओ वापस। समीकरण 5 में R1 और R2 की जगह R लिखें तो समीकरण 5 से R1 और R2 की जगह R लिख देंगे तो R प्लस R बराबर A, या यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, A बटा 2 आ जाएगा। 2R बराबर A हो जाएगा, R बराबर A बटा 2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, R का मान, यानी अपवर्तन कोण का मान हमने निकाल लिया है। इसको नेक्स्ट समीकरण डाल देते हैं। जैसे यहां तक 6 लगाए, ये 7 नंबर समीकरण हो जाता है। उसके बाद में पुनः समीकरण 6 से समीकरण 6 जो है उसमें I प्लस E माइनस A लिखा हुआ है ना। तो यहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर क्या होगा, E। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I बराबर E लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से समीकरण तथा समीकरण 6 से ध्यान दें, समीकरण 6 में डेल की जगह क्या रखेंगे, डेल m। तो डेल m बराबर I प्लस E है ना। E की जगह I लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन के लिए, तो I हो जाएगा, और माइनस A को ऐसा कैसा लिख देंगे। यहां से डेल m बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2I माइनस A। यहां से आपतन कोण I का मान निकाल लेंगे, या I बराबर, एक बार इसको 2I लिख देंगे, 2I बराबर डेल m प्लस A, 2I बराबर डेल m प्लस A हो जाएगा। और यहां से I बराबर निकालेंगे तो डेल m प्लस A और बटा 2, ये मान आ गया आपतन कोण का, ठीक है। इसको आगे वाला समीकरण नंबर 8 लगा देंगे। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम उपयोग में लेते हैं। माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, ठीक है। माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। अतः स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे में साइन R बराबर नियतांक यानी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक अपन ने क्या मान लिया, n मान लिया। तो स्नेल के नियम से साइन I बटे में साइन R बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। यहां प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या ले लिया हमने, n ले लिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, या n बराबर साइन I की जगह I का मान समीकरण 8 से I का जो मान है क्या है, डेल m प्लस A बटा 2, डेल m प्लस A बटा 2, I का मान रख दिया बटे में साइन R की जगह R का जो मान है A बटा 2 रख देंगे, यानी साइन R की जगह लिख देंगे A बटा 2, ठीक है। यह है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। यह है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र है। यहां डेल m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है,
यहां डेल m न्यूनतम विचलन कोण और ए क्या है, प्रिज्म कोण। ए क्या है, प्रिज्म कोण है। अब हम पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक और विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण के मध्य संबंध निकालते हैं। पतला प्रिज्म किसे कहते हैं? जिस प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे कम होता है उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान यानी डेल m जो है उसका मान भी बहुत कम होता है। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल m न्यूनतम होता है। डेल m न्यूनतम होगा यानी विचलन कोण न्यूनतम होगा, क्योंकि उसके लिए प्रिज्म कोण छोटा होता है, 5 डिग्री या उससे कम होता है। तो इसलिए अलप कोण सन्निकट से साइन थीटा बराबर थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा बराबर लगभग बराबर होगा किसके? थीटा के। अब साइन थीटा थीटा के बराबर लेंगे तो इसलिए n यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको अपन लिख सकते हैं n बराबर डेल m प्लस a/2 और बटे में a/2। ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, क्योंकि पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण कम होता है। ऐसे प्रिज्म के लिए विचलन कोण भी बहुत छोटा होता है। इसलिए हम अलप कोण सन्निकटन के लिए लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा को थीटा के बराबर करने पर n बराबर क्या आएगा? डेल m प्लस a/2 और बटे में a/2 आ जाएगा। यहां से इसको सरल करें तो 2 से 2 कैंसिल, यानी डेल m प्लस a और बटे में a। अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो na प्लस na बराबर डेल m प्लस a। ठीक है। अब इसके बाद में इसको यहां कर देता हूं। यहां से इसका पक्षांतरण करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल m बराबर na माइनस a। डेल m बराबर na माइनस a, या डेल m बराबर यहां से a कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो डेल m बराबर क्या आया? a यहां से कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। तो ये पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है। यह है पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण विचलन कोण प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक
में संबंध है। ठीक है, तो इस उत्तर से स्पष्ट है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, वो प्रिज्म कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे भी। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगला जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।